हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे फ्रांस की क्रांति जो कब होती है, 1789 में होती है। ये फ्रांस की क्रांति का वीडियो नंबर 3 है। कितना है? वीडियो नंबर 3। इससे पहले 2 वीडियो डाल दी है इससे रिलेटेड, जिसमें बताया है कि फ्रांस की प्राचीन व्यवस्था के बारे में बताए गए हैं और फ्रांस की जो क्रांति के जो कारण थे उसमें राजनीतिक कारण को बता दिया। अब हम लोग देखेंगे जो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उसका सामाजिक कारण क्या था। ठीक है ना, राजनीतिक कारण को बता चुके। अब हम फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण देखेंगे कि क्या क्या समाज में व्यवस्था थी जिसको लेकर क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति देखने को मिला। यानी समाज में कुछ गड़बड़ी था जिसके कारण क्या हुआ, तो वहाँ के लोग क्रांति किए। तो वही हम लोग सामाजिक कारण देखेंगे कि क्या क्या समाज में गड़बड़ी थी जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। एक एक पॉइंट देते हैं। पहला जो पॉइंट है, फ्रांस का समाज 3 भागों में विभक्त था। प्रत्येक वर्ग के उपवर्ग थे। पहला जो सामाजिक कारण जो कारण था, तो उसमें कह रहा है कि जो समाज जो था फ्रांस का, वो 3 वर्गों में विभक्त था, जिसमें प्रत्येक वर्ग क्या था, उपवर्ग था। ठीक है, जिसमें थे पहला वर्ग जो था वो पादरी था, दूसरा वर्ग जो था वो कुलीन था, और तीसरा जो वर्ग था उनमें अन्य सभी लोग आते थे। पहले वर्ग में कौन आते थे? पादरी लोग आते थे। दूसरे वर्ग में आते थे कुलीन लोग, और जो तीसरा वर्ग जो था उसमें जितने भी बचे लोग थे, यानी शेष जो लोग थे, वो तीसरे वर्ग में आते थे। तो फ्रांस का जो समाज था वो कितने वर्गों में विभक्त था? तो 3 वर्ग में। कौन कौन था? पादरी वर्ग में था, कुलीन वर्ग, और एक तीसरा वर्ग जो था वो अन्य वर्ग था, जिसमें सभी लोग उसमें आते थे। यानी जो बचे हुए लोग थे वो कौन से वर्ग में आते थे? तीसरे वर्ग में आते थे। और वर्ग अलग अलग वर्ग में विभक्त होने के कारण सभी को अलग अलग काम दिया जाता था, जिसके कारण क्या कहता था, मतलब वहाँ के लोगों को दिक्कत, सबसे ज्यादा दिक्कत किनको उठाना पड़ता था? अन्य लोगों के जो थे वर्ग, अन्य लोगों का जो वर्ग था उसको उनको काफी ज्यादा तकलीफ होता था। इसी को लेकर क्या था, वहाँ पे ये सामाजिक एक कारण था जो फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान निभाई हुई थी। तो कौन कौन वर्ग है? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, और तीसरा अन्य वर्ग जिसमें सभी लोग आते थे। पादरी वर्ग के जो थे वो कितने वर्ग, उपवर्ग थे? 2 उपवर्ग थे। प्रश्न क्या है, पादरी वर्ग के, ऐसे पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों के कितने उपवर्ग थे? तो 2 उपवर्ग थे। तो पहले हम लोग पादरी वर्ग के देखेंगे उपवर्ग कौन कौन है। तो जो पादरी वर्ग जो उपवर्ग है वो है बड़े पादरी और साधारण पादरी। क्या है? एक मतलब वो जाति है, मतलब क्या है, जो बड़े लोगों के था। तो वही है, जो पादरी वर्ग के कितने उपवर्ग थे? तो 2, बड़े पादरी और साधारण पादरी था। ठीक है, बड़े पादरी की जो जनसंख्या थी वो कम थी, यानी साधारण पादरी की अपेक्षा बड़े पादरी की जनसंख्या क्या थी? कम थी। किसकी अपेक्षा? तो साधारण पादरी की अपेक्षा बड़े पादरी की जनसंख्या क्या थी? कम थी। परंतु अन्य सभी मामलों में साधारण पादरी से क्या थे? अच्छे थे। यानी कि जो बड़े पादरी लोग थे उनकी जनसंख्या क्या साधारण पादरी की अपेक्षा क्या थी? कम थी। लेकिन उसके बावजूद भी साधारण पादरी क्या थे? अच्छे थे। यानी इनको अच्छे अच्छे ओहदे मिलता था साधारण पादरी की अपेक्षा। जनसंख्या के कम होने के बावजूद भी इन लोगों को ही क्या मिलता था? ज्यादा मतलब पद मिलता था, जहाँ मतलब हर चीज में इन लोगों को क्या था? ज्यादा फायदा मिलता था, ना कि साधारण पादरी वाले को मिलता था। तो वही कह रहा है कि बड़े पादरी की जनसंख्या कम थी, लेकिन उनके बावजूद भी साधारण पादरी की अपेक्षा क्या थे? अच्छे थे। अगला पॉइंट है, बड़े पादरी द्वारा किसानों द्वारा वसूला जाने वाला कर धार्मिक कर महत्वपूर्ण था। बड़े पादरी के जो लोग थे उनके लिए सबसे अच्छा व्यवस्था थी, किसानों द्वारा जो कर लिया जाता था वो उनके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण साबित होती, क्योंकि वो उसी कर को क्या करते, अपने मतलब अपने संपत्ति में क्या किस चीज में इस्तेमाल करते हैं। किसानों द्वारा जो दिया जाता था टैक्स, उसी धन को क्या करते थे बड़े पादरी लोग अपने अपने शासन व्यवस्था, अपने मतलब साम्राज्य में क्या करते थे, उसको इस्तेमाल करते थे, या फिर अपने अपने किसी भी क्षेत्र में उसको इस्तेमाल करते थे। तो वही तरह बड़े पादरी द्वारा जो था सबसे अच्छा जो था वो धार्मिक कर था, जिसमें उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। और ये जो कर जो था वो किसके द्वारा किससे लिया जाता था? किसानों से लिया जाता था। और एक धार्मिक कर होता था। कहेगा कि पादरी वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कर था? तो धार्मिक कर था, जो किसानों से लिया जाता था। इसे टाइल भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखा कुलीन का स्थान। ठीक है, दो नंबर कौन सा वर्ग था? तो कुलीन वर्ग था। देखें कुलीन वर्ग के बारे में। ठीक है, अब किसके बारे में देखेंगे हम लोग? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का जो स्थान था बड़े पादरियों के नीचे था। यानी जो एक है आपका कौन सा है? बड़े पादरी और साधारण पादरी। यानी तो वही कह रहे, दोनों में कह रहा है कि बड़े पादरी और साधारण जो पादरी था इन दोनों में
कुलीन वर्ग का स्थान कहाँ था, तो बड़े पादरी के नीचे था। तो वही कह रहा कुलीन का स्थान बड़े पादरियों के नीचे था जो सुविधा भोगी थे, यानी इनको भी सुविधा ज्यादा मिलता था, यानी कि इनकी तुलना में साधारण पादरियों की तुलना में कुलीन वर्ग वालों को भी अच्छी सुविधा मिलती थी, क्योंकि ये बड़े पादरी के नीचे रहते थे। नीचे वाले क्या थे, नीचे वर्ग के थे। वही कह रहा कुलीन वर्ग का स्थान बड़े पादरियों के नीचे था जो सुविधा भोगी थी, यानी इनको भी अच्छी सुविधा मिलती थी। अगला पॉइंट है कुलीन वर्ग से ही प्रशासन, सेना, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, यानी कुलीन वर्ग के जो लोग थे उन्हीं को क्या बनाया जाता था, प्रशासन की व्यवस्था सौंपा जाता था, सेना में उन्हीं को शामिल किया जाता था और न्यायिक अधिकारियों में उन्हीं को नियुक्ति की जाती थी। तो प्रश्न कहेगा कि प्रशासन, सेना, न्यायिक अधिकारी में किनकी नियुक्ति की जाती थी, तो कुलीन वर्ग वालों की की जाती थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कुलीन वर्ग के पास शक्ति एवं धन दोनों था। कुलीन वर्ग जो वाले थे उनके पास शक्ति और धन दोनों था। धन तो था ही, और शक्ति इसलिए था कि क्या ज्यादातर प्रशासन चलाने वाले लोग या फिर सेना में या फिर न्यायिक जो अधिकारी थे वो किस वर्ग से थे, तो कुलीन वर्ग से थे। इसलिए कुलीन वर्ग के पास धन एवं शक्ति दोनों थे, यानी ये दोनों रूप से क्या थे, ये परिपूर्ण थे। शक्ति एवं धन से कौन पूर्ण थे, तो कुलीन वर्ग वाले पूर्ण थे। अगला पॉइंट है कुलीन वर्ग वालों के पास फ्रांस की कुल भूमि का 1/5 भाग पर आलीशान मकान एवं बागीचा था, यानी कह रहा है कुलीन वर्ग वाले जो थे वो फ्रांस में जितनी भी भूमि थी उन भूमि के 1/5 भाग पर क्या था, इन लोगों का मकान एवं बगीचा रहता था। किनके, कौन से वर्ग वाले लोगों के पास, तो कुलीन वर्ग वाले लोग जो थे उनके पास फ्रांस की कुल भूमि का 1/5 भाग पर आलीशान मकान रहता था और उनमें बगीचा लगा हुआ रहता, बगीचा भी साथ ही साथ था। तो किस वर्ग के लिए ऐसी व्यवस्था थी, तो कुलीन वर्ग वालों के लिए ऐसी व्यवस्था थी। अगला पॉइंट हम देखेंगे, कुलीन वर्ग वालों को माय लॉर्ड नहीं कहा जाता, माय लॉर्ड या योर ग्रेस शब्दों से संबोधित किया जाता था। कुलीन वर्ग वाले जो थे वो इतने अच्छे, मतलब उतने फेमस थे कि इनको माय लॉर्ड के नाम से संबोधित किया जाता था या फिर योर ग्रेस से भी संबोधित किया जाता था। क्या कि कुलीन वर्ग वालों के लिए कौन से शब्द से संबोधित किया जाता था, माय लॉर्ड और योर ग्रेस के नाम, ग्रेस शब्दों से संबोधित किया जाता था। किन शब्दों से, माय लॉर्ड और योर ग्रेस शब्दों से कुलीन वर्ग वालों को संबोधित किया जाता था। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, कुलीन वर्ग के भी 2 उपवर्ग थे। ठीक है, वहां पे पादरी वर्ग के भी 2 उपवर्ग थे, जिसमें क्या थे, एक बड़े पादरी थे और एक साधारण पादरी थे। बड़े पादरी की संख्या कम थी लेकिन उनके बावजूद भी साधारण पादरी की तुलना में ज्यादा अच्छे थे। अब देखें कुलीन वर्ग के भी 2 उपवर्ग, एक जनजात कुलीन है और एक ओहदेदार कुलीन है। कुलीन वर्ग के 2 उपवर्ग होते, एक जनजात कुलीन होते हैं और एक ओहदेदार कुलीन होते हैं। ओहदेदार मतलब ओहदा नहीं है, किस ओहदे पर है, तो वही एक जनजात कुलीन है और एक ओहदेदार कुलीन था। जो जनजात कुलीन को अनुपस्थित जमींदार कहा जाता था। जो जनजात कुलीन थे उनको अनुपस्थित जमींदार कहा जाता था, और जो ओहदेदार कुलीन थे उनको जमींदार कुलीन कहा जाता था, देहाती जमींदार कहा जाता था। जो जनजात कुलीन थे उनको अनुपस्थित जमींदार कहा जाता था। तो कहेगा अनुपस्थित जमींदार किनको कहा जाता था, तो जनजात कुलीन को कहा जाता था। और कहेगा देहाती जमींदार किसे कहा जाता था, तो ओहदेदार कुलीन को देहाती जमींदार कहा जाता था। तो अनुपस्थित जमींदार किसे कहा जाता था, अनुपस्थित जनजात। देहाती जमींदार तो देहाती, ओहदेदार कुलीन को कहा जाता था। अगला पॉइंट है तीसरे वर्ग। अब तीसरे वर्ग की बात कर रहा है, जो तीसरा वर्ग होता है जिसमें अन्य सभी लोग आते थे। तो तीसरे वर्ग के लोगों को अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष कर चुकाने पड़ते थे। अब तीसरे लोगों के पास क्या था, अनेक प्रकार के टैक्स चुकाने पड़ते थे, और जबकि इन लोगों को कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता था, जिससे तीसरे वर्ग के लोग क्या थे, बहुत ज्यादा कोई तो कि भाई ऐसा थोड़ा कि किसी पर हम लोग कर चुकेंगे। अब मान चलिए किसी एक से कर लिया जाएगा तो क्या होगी, समाज में उसकी बहुत बड़ी क्या हो जाएगी, उसका विरोध किया जाएगा। अगर 3 आदमी है और 3 में से 2 से टैक्स लिया जाए और 1 से नहीं लिया जाए तो क्या वो दोनों मिलकर क्या उसका विरोध करेगा कि नहीं करेगा।
तो वैसे ही किया थे कि तीसरे वर्ग के जो लोग थे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से कर लिया जाता था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति में सामाजिक काम के रूप में ये अन्य क्या थे, इन लोगों से ज्यादा कर वसूला जाता था, जिनका विरोध ये लोग किए हुए थे तीसरे वर्ग के लोग। ठीक है ना, तो वही कह रहा है तीसरे वर्ग के लोगों को अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष कर यानी टैक्स चुकाने पड़ते थे। ठीक है, अनेक प्रकार के कर किनको चुकाना पड़ता था, तो तीसरे वर्ग के लोगों को किया जाता था, करना पड़ता था। अगला पॉइंट है तीसरे वर्ग में ही मध्यम वर्ग आता है। तीसरे वर्ग में ही मध्यम वर्ग आते हैं। ठीक है, तीसरे वर्ग में ही मध्यम वर्ग आते हैं, जिन्हें हम लोग बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। बुर्जुआ वर्ग को क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तीसरे वर्ग के लोगों को कहा जाता है या फिर मध्यम वर्ग के लोगों को कहा जाता है। कहा नहीं कि तीसरे वर्ग में सभी लोग आ जाते हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी आते हैं और बुर्जुआ वर्ग के भी लोग आते हैं। मध्यम वर्ग के जो लोग रहते थे वो शहर में रहते थे। जो मध्यम वर्ग या फिर तीसरे वर्ग के जो लोग रहते थे वो कहाँ रहते थे, शहर में रहते थे। अगला पॉइंट देखिए, अधिकांश जो सैनिक जो थे वो तीसरे वर्ग के थे, पर वेतन निश्चित नहीं था। अधिकांश जो सैनिक थे वो किस वर्ग से थे, तो तीसरे वर्ग से थे। अधिकांश सैनिक थे, सैनिक तो कुलीन वर्ग वाले भी थे, लेकिन अधिकांश सैनिक किस वर्ग से थे, तो तीसरे वर्ग से थे। लेकिन इनकी क्या थी, वेतन निश्चित नहीं थी। अगर आप किसी से काम कराइएगा और उसका वेतन निश्चित नहीं कीजिएगा, निश्चित नहीं रखिएगा, तो फिर क्या वो काम करेगा, मन से काम करेगा, नहीं करेगा। तो ये सेना तो ज्यादातर तीसरे वर्ग के ही थे, लेकिन इनकी वेतन निश्चित नहीं होने का क्या किए, ये लोग अच्छे से सेना में क्या करते, काम नहीं करते थे और क्या करते थे, आंदोलन किए कि नहीं हम लोग को क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। इसलिए ये लोग भी क्या करते हैं, फ्रांस की क्रांति में क्या करते हैं, इसका समर्थन करते हैं और फ्रांस की क्रांति में क्या योगदान देते हैं। और उच्च पद पर कुलीन को रखते थे, और सिर्फ उच्च पद पर किसको रखते थे, कुलीन पद वाले को, कुलीन वर्ग वाले को रखते थे। तो ऐसा थोड़ी है सिर्फ और सिर्फ उच्च पद पर कुलीन वर्ग वाले को रखेंगे तो फिर ये सब कहां है। अगर किसी भी पद अगर सिर्फ एक ही बड़े वर्ग वाले को रखा जाएगा तो फिर निचले वर्ग वाले कहां जाएंगे। तो यही सब सामाजिक कारण थे फ्रांस की क्रांति का, जो सभी पॉइंट्स हम बता दिए हैं। ठीक है, हमने देखेंगे अब फ्रांस की क्रांति का आर्थिक कारण। ठीक है ना, इससे ठीक है ना। अब क्या देखेंगे हम लोग, आर्थिक कारण देखेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी देख रहे थे सामाजिक कारण देख रहे थे। अब हम फ्रांस की क्रांति का आर्थिक कारण ही देखेंगे। इसमें कोई ज्यादा पॉइंट नहीं है, 2-3 पॉइंट्स है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला जो पॉइंट है अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था और अव्यवस्था धन का आना। फ्रांस में जो थी क्या थी, वहाँ की जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था जो थी क्या थी, मतलब व्यवस्थित नहीं थी, यानी मतलब सही तरीके से वहाँ की अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था थी, सही तरीके से अर्थव्यवस्था नहीं थी। तो वहाँ का जो धन जो आता था, जो अर्थव्यवस्था द्वारा जो धन आता था उसका खर्च करना निश्चित नहीं था, यानी जहाँ मन करता वहाँ पे खर्च कर दिया जाता था, यानी उसकी सीमा कोई सीमा नहीं, यानी कोई भी अर्थव्यवस्था से जो टैक्स आता था उसको मतलब कि खर्च करने का कोई निश्चित नहीं था, जहाँ मन पे उसको तहाँ पर क्या करते थे, वहाँ के राजा खर्च कर देते थे। तो वही माना जाता है कि जो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वहाँ अच्छी नहीं थी, तो इसका भी मुख्य कारण था फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वहाँ के लोग क्या किए, फ्रांस की क्रांति का क्या समर्थन किया। अगला पॉइंट देखिए, फ्रांस की कर प्रणाली दोषपूर्ण थी। फ्रांस की जो कर प्रणाली थी क्या थी, वो दोषपूर्ण थी। अब दोषपूर्ण क्यों थी, तो दोषपूर्ण इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे जो कर देते थे सिर्फ और सिर्फ जनता देते थे, जबकि कुलीन वर्ग वाले और पादरी वर्ग वाले क्या करते, किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देते थे। इसीलिए फ्रांस की जो कर थी वो क्या थी, दोषपूर्ण थी, यानी वहाँ की जो टैक्स थी वो क्या थी, दोषपूर्ण थी, यानी कि दो वर्ग क्या थे, मुक्त थे, एक कुलीन वर्ग वाले और एक पादरी वर्ग वाले क्या थे, कर से मुक्त थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, फ्रांस में कहा जाता है कि पादरी पूजा करते थे। जो पादरी वर्ग के जो लोग थे वो क्या करते थे, पूजा करते थे, और जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो क्या करते थे, युद्ध करते थे, और जो तीसरे जो वर्ग के जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ कर देते थे। यानी पादरी वर्ग वाले क्या करते थे, पूजा करते थे, पद से पादरी पद से पूजा करते थे, और जो कुलीन वर्ग वाले जो थे वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध करते थे और सभी क्षेत्र में काम करते थे। और जबकि तीसरे वर्ग के जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ उनसे कर लिया जाता था। क्या लिया जाता, कर लिया जाता था, जिसके कारण क्या था,
ये भी जिनके कारण क्या, अगर एक ही लोगों से सिर्फ कर लिया जाएगा तो क्या होगा, उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, उनकी हर चीज में उनको प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये लोग किसी प्रकार कोई कर नहीं देते, ये लोग क्या थे, कर से मुक्त थे। क्या थे, कर से मुक्त थे। पादरी वर्ग वाले और कुलीन वर्ग वाले, पादरी वर्ग का कहा जाता है कि फ्रांस में पूजा करना काम था और इनका युद्ध करना काम था, और जनता को सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, कर देना है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको हम बता दिए, ये सामाजिक कारण और आर्थिक कारण बता दिए फ्रांस की क्रांति का। अब हम लोग अगला वीडियो में भी देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति का बौद्धिक कारण देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता है वीडियो अच्छी लगी।